नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम के वामपोरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया गया। इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 2 terrorists have been neutralized by Indian Army and security forces in Vapora area in Kulgaon in Jammu and Kashmir. First of all, I would like to congratulate Indian Army and the security forces for having done a wonderful job. It shows the competence of Indian Army, how beautifully they are able to overcome this terrorism sponsored by Pakistan. But the most important thing I would like to highlight is, it has become a routine affair from Pakistan side to export terrorism to India and Jammu and Kashmir. Until and unless we teach a big lesson to Pakistan by way of convincing Pakistan that the cost benefit analysis for Pakistan is going to be very, very heavy when they export terrorism to India, Pakistan is not going to mend its ways. रक्षा विशेषज्ञ पी के सहगल ने कहा कि पुलवामा में मिली कामयाबी के बाद कुलगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पुलवामा की सक्सेस के बाद आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और सक्सेस मिली। 2 टेररिस्ट को कुलगाम में मारा। ये दोनों ही ऑपरेशन बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड थे। सीआरपीएफ के बीच में राष्ट्रीय राइफल्स और लोकल पुलिस, दोनों ही केसेस में एक्शनेबल इंटेलिजेंस लोकल ने फौज को दी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस को दी। इससे साफ जाहिर है कि लोकल जो है वो फेडअप हो चुके हैं टेररिज्म से और वो चाहते हैं कि टेररिज्म जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो एंड दे शुड बी एबल टू गेट अलोंग विद देयर लाइफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 6 सालों में जो 7 दशक का गैप था, उसको पूरा करने का प्रयास हुआ। पहले कार्यकाल में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, साथ ही लंबे समय से जिन रिफॉर्म्स का इंतजार था वो किए। दूसरे कार्यकाल के पहले साल में भारत की एकता और अखंडता के लिए बोल्ड फैसले लिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीशंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीशंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का मतलब बताया। उन्होंने कहा, मोदी नाम के एक मंत्र है, एम का मतलब प्रेरक है। वे भारत को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। ओ का मतलब अवसर है, वे देश में छिपे हुए अवसरों को बाहर लाने का काम करते हैं। डी का मतलब गतिशील नेतृत्व और आई का मतलब प्रेरणा भारत है। उन्होंने हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। पहले 5 साल का कार्यकाल भारत को दूसरी दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। द्वितीय कार्यकाल का पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का।
उनके सरकार का द्वितीय कार्यकाल का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक प्रतीक बना है। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। खत लिखा, मैंने भी अखबार में पढ़ा उस खत को, एक लफ्ज, एक शब्द पढ़ा। नेहरू लिखा करते थे खत, तो एक नेहरूवियन स्टाइल की थोड़ी वापसी भी हुई है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये उचित है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन आज जो हालात हैं उसमें नारे से नीचे उतरकर जमीन पे आशा का संचार हो रहा है या नहीं। अर्थव्यवस्था की बदहाली पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रवासी मजदूर, उन्होंने जिस पीड़ा को झेला, वो पीड़ा कोरोना निर्मित सिर्फ नहीं थी, मानव निर्मित थी। उस पीड़ा को अगर थोड़ा बेहतर ढंग से साझा करते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो एक बड़े वर्ग में ये संदेश जाता कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कोई संकीर्ण सोच नहीं है। इस भारत माता में सब है, और सबसे पहले वो मजदूर हैं जो शहर बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, हमारी जिंदगी को खुशहाल रखने का काम करते हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद अपने देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में धैर्य और जीवटता को बनाए रखने का आह्वान किया है। वहीं मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने के चलते लखनऊ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विरोधी दल के नेता राम गोविंद चौधरी का बयान सामने आया है। क्या कहेंगे सर? पत्र तो हमको मिला नहीं, ना हम पढ़े हैं बस पत्र को, सही आपसे बता दें। लेकिन मैंने जो देखा है कि भारत ने जो आजादी के बाद संपत्तियां बनाया था कि उसमें लोगों की नौकरी लगेगी, उनका परिवार चलेगा और उसके पैसे से देश का विकास होगा, वो सारी परिसंपत्तियां जो सार्वजनिक उपक्रम कह के चाहते हैं, उनको धीरे धीरे मोदी सरकार बेच रही है। हवाई अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, प्राइवेट ट्रेन चला दिए, और कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं, LIC और इस तरह की भी बेचने का, ये दूरसंचार वाला BSNL, ये सब बेचने की तैयारी है। कहा था 14 के चुनाव में कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज तक एक केंद्र ये वांछ नहीं निकाला केंद्र सरकार ने। एक रेलवे निकाला भी, अभी आज तक उसका कुछ पता ही नहीं चला ना। अब जो फार्म भरे उनके यहाँ कोई नोटिस गई कि आप आइए परीक्षा दीजिए, मैं कुछ कीजिए। और बेरोजगारी, इनके जमाने में 45 वर्षों से 45 वर्ष में जितनी बेरोजगारी इस देश में नहीं हुई, उससे अधिक इनके कार्यकाल में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। लॉकडाउन के पहले की रिपोर्ट है। लॉकडाउन लगने के बाद अब तक 12.5 करोड़ से भी अधिक लोग की नौकरी छूट गई। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 2325 है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि राज्य में अब तक 62,228 लोग संक्रमित हैं, जबकि 33,133 सक्रिय मामले हैं। वहीं 2,098 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है।
सिंधु बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों वाहनों की जांच कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ हरियाणा के बॉर्डरों को सील कर दिया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और जिनके पास है उन्हीं लोगों को आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। साथ ही कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं। यूपी में जाने के सिर्फ एक बाइक पे एक ही आदमी के सवाल हुआ। हम तो ये नियम आपको पहले से पता तो होगा? सर हमें पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे यूपी में। तो 2 लोग आप बाइक पे जा रहे हैं? हाँ जी। क्या पुलिस ने क्या बताया? उन्होंने बताया सिर्फ एक बंदा जा सकता है, डबल नहीं जा सकते। ये गलतियाँ फिर दोहराएंगे या नहीं, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे ऐसी गलतियाँ। कितने का चालान कटा? 250 रुपये का। ये रकम अभी बड़ी रकम है आपके लिए? वो तो है ही है सर, मजदूर आदमी के लिए बड़ी तो है ही है। बड़ी रकम है बस सर। तो यहाँ क्या सभी गाड़ियों की पुलिस जाँच कर रही है? हाँ, ये एकदम बराबर चेक कर रही है। जिनको पा रहे डबल सवारी सबको रोक रही है सर। ये सुविधा बिना पास के क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं, रोड पर घूमने का प्रयास कर रहे हैं। और 2 आदमी एक मोटरसाइकिल पर, जबकि यूपी कोविड-19 के तहत 2 आदमी अगर एक बार में मिले तो उसे 250 रुपये का पनिशमेंट दिया जा रहा है। उसे समझाया भी जा रहा है कि 2 मत चलिएगा। कठोरता से इसका पालन किया जा रहा है हमारे द्वारा। अगर दूसरी बार पकड़ा गया तो 500 रुपये का जुर्माना है और तीसरी बार पकड़ा गया 1000 रुपये का। हम पहली बार में उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि एक ही आदमी मास्क लगाकर चले। अगर कोई मास्क लगाकर नहीं चलेगा, प्रथम बार में 100 रुपये का चालान, दूसरी बार में फिर 100 रुपये का चालान, तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना। लेह में फंसे झारखंड की उपराजधानी दुमका के 60 मरीज शुक्रवार शाम फ्लाइट से रांची पहुंच गए। मजदूरों के रांची पहुंचने की सूचना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और मजदूरों का हाल जाना। विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से मत ऐसा कीजिए ना बहुत, हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आंध्र प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 2944 पर पहुंच गई है। लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही 2944 राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, 2-2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। इसी के साथ ही अगर घर पर है या घर से बाहर है, जितना पॉसिबल हो सके उतना हाथों को साबुन के साथ धोएं। दिलीप कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप कुमार, आपसे जानना चाहेंगे आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 70 नए मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 70 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही राज्य में जो कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो ये संख्या 2944 पर पहुंच गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का
चौथा चरण अभी जारी है, जो कि 31 मई को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की जो बातचीत है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई है, सुझाव मांगे गए हैं मुख्यमंत्रियों से। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन 5 अगर लगता है तो उसमें रियायतें दी जाएंगी कि नहीं दी जाएंगी, और अगर दी भी जाती हैं तो कितनी रियायतें दी जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय जो बना हुआ है वो ये है कि कोरोना वायरस के मामले जो लगातार बढ़े हुए हैं, ऐसे में कैसे इस कोरोना वायरस की चेन को बढ़ने से, फैलने से रोका जाए। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर गृह मंत्रालय में बैठक लगातार चल रही है और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। बात दिल्ली की करें तो यहाँ रेड जोन सबसे ज्यादा है और दिल्ली सरकार ने कह भी दिया है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के चलते लगभग लॉकडाउन चलते रहे हैं, मगर कहीं बात करें अब जो चौथा लॉकडाउन खत्म होने की समय सीमा खत्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इस पर सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि 5वां लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से 5वां लॉकडाउन अगर लगता है तो कहीं ना कहीं छूट जो दी जाएगी, या फिर कह सकते हैं रेड जोन के अंदर जो छूट दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, ये सस्पेंस है। क्योंकि अभी बैठक चल रही है लगातार और कोशिश ये की जा रही है जो 5वां लॉकडाउन लगेगा उसके अंदर ये भी जानकारी मिल रही है कि 5वें लॉकडाउन के अंदर मेट्रो सेवाएं जो हैं दिल्ली की वो चलाई जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से अगर लॉकडाउन के अंदर बात करें कि 5वें लॉकडाउन के अंदर अगर दिल्ली की मेट्रो सेवाएं जो हैं वो चलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ लोगों को सुविधाएं भी होंगी, मगर साथ में ये भी देखना होगा कि मेट्रो जो सेवाएं हैं वो किस तरीके से कार्य करेंगी। हम दिखाना चाहेंगे कि पटेल चौक पे हम खड़े हैं इस टाइम, और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास जैसे ही ये लॉकडाउन के अंदर ये गेट खुलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इसके अंदर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मगर देखने वाली बात यह जिस तरीके से अगर गेट से अंदर घुसते हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि बोर्ड लगाए हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। 200 रुपए का लगभग जुर्माना है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अंदर जब जाएगा तो उसकी पहले चेकिंग होगी, फीवर चेक किया जाएगा। फीवर के साथ साथ अगर वो और भी अंदर जाता है तो यानी कि उसको जाने दिया जाएगा। अगर फीवर नहीं है तो ही अंदर जाने दिया जाएगा, अगर फीवर है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सबसे बड़ी एक अहम बात और है कि व्यक्ति के मोबाइल के अंदर आरोग्य ऐप्स होना जरूरी है। अगर आप देखना होगा 5वें लॉकडाउन के अंदर किस तरीके की सेवाएं जो हैं वो मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आपकी कोशिश ये की जाएगी कि 5वें लॉकडाउन के अंदर मेट्रो की सेवा खुलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी मिलेगी। मगर सबसे बड़ी एक दिक्कत होगी कि जिस तरीके से लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना जो जैसी महामारी है उसके अंदर गिनती भी काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। क्या अगर मेट्रो की सेवाएं लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या गिनती की और तेजी से नहीं बढ़ेगी? ये जरूर सरकार के लिए चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के बाराबानी में गो सेवकों ने सड़क पर दूध गिराकर विरोध प्रदर्शन किया। गो सेवकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दूध नहीं बिक रहा है और वे जानवरों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि सरकार हमारी गाय भैंस के लिए चारे की व्यवस्था करे। गो सेवकों ने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। ऐसे बर्बाद हो रहा है तो उसको हम लोग रोड पे बर्बाद करेंगे, फेंकेंगे। सरकार अगर हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हमारी जो स्थिति है और दयनीय होगी। हमारे मरे मारने के हमारे बाल बच्चे के साथ साथ मवेशियां भी मरेंगी। और इसके बाद जो है सरकार देखते हैं अगर नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारे जो गौपालक भाई हैं, हमारे जो गाय गरु बछड़ा भैंस है उसके लिए उपचार, चारा और खरी खुदी का जो व्यवस्था, जैसे सरकार ने राशन वितरण किया वैसे चारा वगैरह का व्यवस्था कराए, नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, मर जाएंगे सब। यूपी में आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घटना सहारनपुर के सरसावा थाने क्षेत्र के नुक्कड़ रोड की है, जहां बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर एक महिला हुसैनपुर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।
हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से डंपर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।